नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत करता हूँ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंग्ल तिब्बत संबंध पर। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो की जो राइटिंग क्वालिटी रहेगी या फिर जो मेरी हैंड राइटिंग रहेगी वो मेरे पिछले वीडियो की तुलना में बहुत लो रहेगी। इसके पीछे वजह ये है कि अगले 1 घंटे में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके ठीक 1 घंटे बाद मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है और अभी मैं रिचार्ज करवाने की कंडीशन में हूँ नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे से पहले पहले मैं जितने वीडियो अपलोड कर सकूँ आपके लिए कर दूँ। इसीलिए इस वीडियो को मैं बहुत तेज़ी में बना रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा और अगर मैं असफल रहा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगा। हमारी जानकारी जो रहेगी वो इस किताब से रहेगी जो कि है स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास। और आपको पता होना चाहिए कि आंग्ल तिब्बत संबंध आपके किसी क्लास के सिलेबस में हो तो अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेटली ये एमए हिस्ट्री के एमए थर्ड सेमेस्टर में आता है। किसमें? जो सेकंड पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 तक, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि आंग्ल तिब्बत संबंध बताइए, आंग्ल बर्मा संबंध बताइए। तो इस तरह के और भी वीडियो आप एमए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आंग्ल तिब्बत संबंध हम देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजों के साथ तिब्बत के संबंधों की शुरुआत गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से हुई थी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये दूसरे व्यक्ति हैं और एक 1813 से 1825 तक 23 तक एक व्यक्ति रहते हैं, वो हेस्टिंग्स है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1774 से 1775 ईस्वी में जॉर्ज बोलगाले, जिस तरह से तिरंगा पिक्चर में बागले रहता है उसी तरह से यहाँ पर बोलगाले है। बोलगाले के नेतृत्व में कंपनी एक व्यापारिक मंडल को भेजती है। कहाँ पर? लहासा भेजती है। लहासा क्या है? तो लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी थी उस समय। ठीक है, लासा बेचते हैं, परंतु उस समय की जो तिब्बत का जो सरकार रहती है या फिर वहाँ की जो लामा रहते हैं, दलाई लामा, वो उनको मिलने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम आपसे तिब्बत में नहीं मिल सकते। 1783 में हेस्टिंग्स ने सैमुअल टर्नर को लहासा भेजा। इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मैत्रिंग लहासा गया और तिब्बत के दलाई लामा से मिला। यानी कि दलाई लामा से सफल भेंट वार्ता किसने की? तो मैत्रिंग ने की। और दलाई लामा या फिर तिब्बत से संबंधों की शुरुआत किसने की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। 1885 से 86 ईस्वी में चीन की सरकार ने एक ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा दे दी। यहीं से तिब्बत में अंग्रेजों की घुसपैठ की शुरुआत शुरू होती है, क्योंकि जो तिब्बत था वो शुरू से ही जो अंग्रेज है उनके अंडर में रहा है। यानी कि ये एक स्टेट तो है, एक देश तो है, लेकिन ये स्थानीय स्वशासन हम ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर होम रूल चलता है कि ये है तो चीन के अंडर में, लेकिन यहाँ पर इनका थोड़ा बहुत शासन चलता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत के संबंध। 19वीं सदी तक तिब्बत चीन के प्रभाव क्षेत्र में था, लेकिन बाद में उसने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। दलाई लामा ने स्वयं को शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया। तिब्बत में जो चीनी प्रभाव को समाप्त करने के लिए दलाई लामा ने रूसी प्रभाव को विस्तार प्राप्त करने दिया। यहाँ पर तिब्बत में जो शीर्ष व्यक्ति रहता है, धार्मिक व्यक्ति, उसे दलाई लामा कहते हैं, है ना। उनके नाम अलग अलग रहते हैं लेकिन उन्हें दलाई लामा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो चीन के प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने रूस के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए। यहीं पर से समस्या शुरू होती है, क्योंकि इस समय रूस और ब्रिटेन के बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही थी और दोनों एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे। तो कर्जन ये जानता था और जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी भी ये चिंता थी कि अगर कहीं रूस को यहाँ पर अच्छे से इस्टेब्लिश ये हो गया तिब्बत में, तो ये आसानी से हमारा एक बड़ा उपनिवेश हथिया लेगा, आसानी से भारत पर कब्जा कर सकता है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार चिंतित थी कि कैसे रूसी प्रभाव को तिब्बत से कम किया जाए।
अब आगे देखते हैं। 1898 में दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान देने का आह्वान किया। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार को सहन करने की स्थिति में नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया उसे तिब्बत के सैनिक अभियान के लिए अनुमति प्रदान की जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार को उसकी सिफारिशों को अस्वीकार करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो इंग्लैंड था, वहाँ की सरकार थी, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर युद्ध किया जाए, क्योंकि वो रूस से संबंध सुधारने के लिए प्रयास कर रहे थे। अगर युद्ध किया जाता, तिब्बत को हरा दिया जाता, तो तिब्बत जो कि रूस से सहयोग मांग रहा था, तो रूस भी नाराज हो सकता था। यूरोप में जर्मनी की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड घबराया हुआ था और रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद में देखिए, इसलिए कर्जन को तिब्बत अभियान की अनुमति नहीं दी गई। ब्रिटिश सरकार की मजबूरियों को जानने के बाद कर्जन ने सरकार के समक्ष दूसरा प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि तिब्बत में रूसी प्रभाव को कम करने के लिए खाम्बाजोंग में चीनी प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाए। इस वार्तालाप के द्वारा कर्जन तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। अंततः ब्रिटिश सरकार ने बाहरी मन से कर्जन को वार्तालाप करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर इसके बाद में ये यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान पहुंचाते हैं। ब्रिटिश सरकार से अनुमति मिल जाने के बाद लॉर्ड कर्जन कर्नल यंग हस्बैंड, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो घुसपैठ कर रहे थे उस समय तिब्बत में, जो चीनी घुसपैठियों थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाया था, कर्नल यंग हस्बैंड ने। इनके नेतृत्व में एक मिशन खाम्बाजोंग भेज दिया जाता है। चीनी प्रतिनिधि भी वार्तालाप के लिए निर्धारित स्थल पर यथासमय पहुंच गए, परंतु तिब्बती प्रतिनिधियों ने तब तक वार्ता करने से इनकार कर दिया जब तक कि अंग्रेजी मिशन तिब्बती सीमा से बाहर नहीं चला जाता। यंग हस्बैंड ने तिब्बती प्रतिनिधियों की शर्तों को स्वीकार कर लिया, किंतु इसी बीच तिब्बती सेना खाम्बाजोंग के निकटवर्ती प्रदेशों में एकत्रित होने लगी। ब्रिटिश भारत की अंग्रेजी सरकार के लिए यह स्थिति असहनीय थी। दोस्तों, जो तिब्बत था वो जानता था कि हमारा कुछ कर तो सकते नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे खड़ा है रूस। अगर इन्होंने हमें हाथ भी लगाया तो रूस इनकी चटनी बांट डालेगा। इसलिए जो तिब्बत के जो दलाई लामा थे वो भी थोड़े ज़्यादा उचक रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर, जहाँ वो स्वाभाविक सामान्य रूप से वार्तालाप कर सकते थे, चीन, तिब्बत, अंग्रेज तीनों मिलकर मीटिंग कर रहे थे, तो तीनों कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो दलाई लामा थे, उन्होंने यहाँ पर सेना भेज दी और कहा कि यहाँ से निकल लो भैया। तो लॉर्ड कर्जन के लिए यह स्थिति बहुत अपमानजनक थी, और इससे उबरने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ज्ञान से की और बढ़ने की बात कही। तो तिब्बती सेना ने गुरु नामक स्थल पर अंग्रेजी सेना को रोकने का प्रयास भी किया, किंतु अंग्रेजी सेना ने तिब्बती सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। अप्रैल 1904 में अंग्रेजी सेना ने ज्ञानसे पर अधिकार कर लिया, और इस पराजय के बावजूद दलाई लामा अंग्रेजों के साथ संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। दलाई लामा अब भी सोच रहे थे कि अंग्रेज बहुत छोटी शक्ति है और हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं, पर वो भ्रम में जी रहे थे, या फिर उन्हें लग रहा होगा कि रूस उनकी सहायता कर देगा। अब ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अंग्रेजी सेना ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर अभियान किया। यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भी इन्हें अनुमति दे दी है कि भैया अब आप जाइए और आक्रमण कर दीजिए और तिब्बत को अच्छा सबक सिखाइए। तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर बढ़ने लगी, और अगस्त 1904 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने ल्हासा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार तिब्बत की राजधानी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब दलाई लामा को झुकना पड़ा और उन्हें संधि करनी पड़ी, और फिर 7 सितंबर 1904 को अंग्रेजों ने दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ ल्हासा की संधि कर ली। प्रतिनिधियों के साथ इसीलिए की क्योंकि जैसे ही ल्हासा पर अंग्रेज पहुंचे तो ल्हासा छोड़कर दलाई लामा भाग गए।
वो मिले ही नहीं तो उनके प्रतिनिधियों को पकड़कर अंग्रेजों ने संधि कर ली और इस संधि के साथ आंग्ल तिब्बत युद्ध समाप्त हो गया। और यह संधि तिब्बत के लिए ऐसी थी जैसी सहायक संधियां हुआ करती थी, एक प्रकार से गुलाम बनाने वाली। लासा की संधियों के हम जो प्रावधान थे उन्हें हम देख लेते हैं। अंग्रेजों ने ज्ञात से मानतुंग और गरतोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के अधिकार मिले। ज्ञात से में ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थापना को स्वीकृति मिली। लहसा पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार मिला। बाद में रूसी हस्तक्षेप से रेजिडेंट के लहसा जाने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। रूस की क्षतिपूर्ति माफ कीजिएगा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए तिब्बत पर 75 लाख रुपए देने का बोझ डाला गया। इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश कंपनी जब भी किसी पर युद्ध करती थी तो उन पर जरूर युद्ध क्षतिपूर्ति डालती थी। इसकी दो वजह होती थी। पहला, इन्हें धन की प्राप्ति हो जाती थी और जो इन्होंने युद्ध पर खर्च किया है वो थोड़ा बहुत निकल जाता था। और दूसरा, सामने वाले को ये हमेशा उनकी औकात से ज़्यादा पैसे मांगते थे। जैसे किसी की सैलरी 50,000 है तो उससे 1 लाख रुपए मांगते थे। ऐसा इसलिए कि वो दोबारा मुंह उठाने की हिम्मत न करे। 75 लाख रुपए देने के का बोझ डाला गया। बाद में रूसी हस्तक्षेप और भारत मंत्री जॉन बैड्रिक के सुझावों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि को घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। हर्जाने की राशि प्राप्त होने तक चुम्बी घाटी को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक के रूप में रखने का निर्णय किया। बाद में रूसी हस्तक्षेप से 3 वार्षिक किस्तों के भुगतान के बाद चुम्बी घाटी को खाली करने का निर्धारण हुआ। यानी कि बहुत सारी यहाँ पर थोड़ी बहुत कठिन शर्तें रखी गई थी, लेकिन एक दो शर्तें रूसी प्रभाव के कारण अंग्रेजों को मानने से इनकार करना पड़ा, यानी कि उन्हें निरस्त करना पड़ा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो रूस को नाराज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें यूरोप में जर्मनी से भी निपटना था। और अगर जर्मनी रूस को पोट लेता, अपनी टीम में ला लेता, तो फिर अंग्रेजों के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाती। इसीलिए फिर अगली शर्त जो थी वो थी कि तिब्बत को इस बात के लिए भी बाध्य किया गया कि वह किसी भी विदेशी प्रतिनिधि को तिब्बत में आने की अनुमति नहीं देगा तथा किसी भी विदेशी राज्य को तिब्बत में रेल, सड़क, तार तथा खानों के क्षेत्र में कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिबंध इन पर लगा दिए गए और तिब्बत एक प्रकार से अंग्रेजों की ही कॉलोनी बन गई अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अंग्रेज अब यहाँ पर सभी प्रकार के नियंत्रण कर सकते थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस ल्हासा की संधि का क्या महत्व पड़ता है। दोस्तों, इस संधि के तहत कर्जन ने तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। तात्कालिक परिस्थितियों में कर्जन की तिब्बत नीति सफल प्रतीत होती है, किंतु उस नीति की आलोचना खूब की जाती है। कर्जन की तिब्बत नीति में तिब्बत नीति में ब्रिटिश सरकार के लिए अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर दी। कर्जन की इस नीति ने ब्रिटेन और रूस के बीच में बढ़ रहे मधुर संबंधों में खटास पैदा करने का कार्य किया था और इस नीति के कारण बहुत सारी समस्याएं आगे देखने को मिलती हैं। तिब्बत विजय से अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और इस अवधारणा की पुष्टि लोबर्ट फ्रेजर नाम के इतिहासकार के इस कथन से हो जाती है कि जिसमें उसने कहा है, हम अपने क्षेत्रों को आशानुरूप विस्तृत नहीं कर सके और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर निरर्थक विकट स्थिति उत्पन्न कर ली। यानी कि तिब्बत से दुश्मनी लेने का कोई फायदा नहीं था और ना ही इस युद्ध से अंग्रेजों को कोई परिणाम हुआ। अक्सर कहते हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी थी। यहाँ पर जीतकर हार जाने वाले को भी क्या कहते हैं, अब ये इन्हीं को ही पता होगा, क्योंकि ये युद्ध तो जीत गए पर इनके परिणाम ज़्यादा इनके पास आए नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि जो रूस यहाँ पर अपना प्रभाव जमाकर भारत पर कोई गलत प्रभाव डाल सकता था, वो पूरी तरह से कम हो गया और इसका श्रेय कर्जन को जाता है। परंतु कर्जन के आलोचकों का यह समझ लेना चाहिए कि उस समय तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था
अंग्रेजों के लिए खतरनाक था। इस दृष्टि से तात्कालिक परिस्थितियों में कर्जन की सोच सकारात्मक थी, भले ही वह ब्रिटेन की सरकार के लिए संकट उत्पन्न करने वाली साबित हुई हो, लेकिन यह समस्या कुछ न कुछ हद तक अंग्रेजों के पक्ष में भी थी। तो इसका ब्रीफ में यही है जो तिब्बत आंग्ल तिब्बत युद्ध है कि शुरुआत में ये वहाँ पर जो घुसपैठ हो रही थी चीन के तरफ से तिब्बत में, उसे रोकने के लिए यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजना चाहता था और उसने सरकार से अनुमति मांगी। सरकार ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद उसने सामान्य रूप से बात करने के लिए वहाँ पर एक मंडल भेजा, तो उसे उन्होंने उससे बात करने से इनकार कर दिया, ऊपर से उन्हें निकल जाने के लिए कहा और फिर बिना समय गंवाए उन पर आक्रमण भी कर दिया। जिसके बाद कर्जन फिर इन पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं और फिर आगे जाकर ये ल्हासा पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। फिर ल्हासा पर कब्जा करने के बाद में दलाई लामा भाग जाते हैं और फिर उनके प्रतिनिधियों के साथ में ल्हासा की संधि होती है और फिर इस संधि के प्रावधानों के तहत जो तिब्बत होता है वो तिब्बत एक प्रकार से कॉलोनी बन जाता है किनकी, अंग्रेजों की। तो इस प्रकार से था आंग्ल तिब्बत संबंध या फिर आंग्ल तिब्बत युद्ध। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माइकल डेल कहते हैं, सफल होने के लिए आपको जीनियस, दूरदर्शी या ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस एक फ्रेमवर्क की और एक सपने की। आपको ज़रूरत है एक टारगेट की और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत की। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।